कोर्ट जब कन्विक्शन दे, कोई सजा करे, तो उस टाइम कोर्ट के मन में किसी भी तरीके का संशय नहीं होना। आप किसी अच्छे बडिंग पॉलिटिशियन को देख लीजिए या किसी बडिंग बाबा जो हमारे हैं उनको देख लीजिए, उनके अगेंस्ट भी फॉल्स। शी केम टू इंडिया, शी वाज अरेस्टेड एट द एयरपोर्ट, एलओसी खुली हुई थी, तो लुकआउट नोटिस की वजह से अरेस्ट हो गई ना। बहुत आवाज उठी थी 1947 से कि देश में जो काले कानून हैं जो अंग्रेज लेके आए थे उनको चेंज किया जाए। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी ने क्या किया? अपनी पार्लियामेंट ने, राज्यसभा लोकसभा ने क्या उखाड़ लिया? वकील हाजिर हो। वकील हाजिर हो का एक और एपिसोड। हमारे साथ है विकास नागवान जी, क्रिमिनल लॉ इनकी स्पेशलिटी, और आज कुछ ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछने वाले हैं वकील हाजिरों पे जो आपने शायद दिमाग के कोने में रख रखे होंगे बंद करके, लेकिन कभी आपकी हिम्मत नहीं हुई कि यार ये कैसे पूछ लूं, कोई ये ना समझ ले कि मैं कुछ क्राइम तो नहीं सोच रहा। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे, बिफोर वी इवन वी बिगिन, क्राइम सोचना गुनाह है? सोचने की सजा नहीं होती है। बेसिकली अलग अलग स्टेजेस हैं। आप घर पे बैठ के कुछ भी सोचते रहो, किसी का मर्डर करना है, बॉम्ब बनाना है, मिसाइल या किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करना है, आप सोचते रहो। सोचने की कोई सजा नहीं। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप अच्छा भी सोच सकते हो, आप ऑब्सीन भी सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो सजा तो नहीं है सोचने पे। सेल्फ डिफेंस केसेस में अगर किसी से कोई क्राइम हो जाता है, उसको किस तरह से देखता है कोर्ट? क्योंकि फिल्मों में हम जो आज तक देखते आए हैं कि सेल्फ डिफेंस की केस में हमने किया था इसलिए मुझे कोई सजा नहीं हो सकती या फिर मुझे कुछ वो नहीं हो सकता, ये प्रूव कैसे होता है? इसका थोड़ा मैथ समझाइए। मैथ देखो, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस होता क्या है जी। आप दो चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक बॉडी, दूसरा प्रॉपर्टी। अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी, और प्रॉपर्टी जो आपकी है या दूसरे की भी अगर है, कुछ इंस्टेंसेस हैं, अदरवाइज आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस जी। अब सेल्फ डिफेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, आपने खुद को बचाने के लिए रिटेलिएशन में, या फिर कहते हैं ना कि इन सेल्फ प्रिजर्वेशन, आपने सामने वाले के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, तो आप यू शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी, आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दैट इज ब्रोकन, लिटरली ब्रोकन। कैसे? वो ऐसे कि अगर आज आप जा रहे हो रोड पे और किसी के साथ आपकी हाथापाई हो गई, आपने कोई खुद को बचाने के लिए कोई ईंट थी या पेन था, किसी चीज से आपने मारा और मर गया, आप पुलिस के पास जाओगे, आप दो चीजें होगी, या तो पुलिस आपके पास आएगी कि आदमी मर गया जी, इसको ढूंढो जिसने मारा है, या आप पुलिस के पास जाओगे, बोलोगे कि जी मेरे से लड़ाई हुई, इसने मुझ पे अटैक किया और मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया, ठीक है। अब आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद अब प्रोसिक्यूशन को, अगर आपने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा होता तो प्रोसिक्यूशन को सब चीजें प्रूव करनी पड़ती है कि लड़ाई हुई, आपने मारा, आपके मारने से इंजरी हुई, ठीक है, उस इंजरी की वजह से वो मरा। चार चीजें। और जब वो मरा तो जिस एक्ट को आपने किया था, आपकी इंटेंशन थी या आपकी नॉलेज थी, वो मर जाएगा, ठीक है। ये 5 चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को बेसिकली। लेकिन जैसे आपने एडमिट कर लिया कि मैंने मारा है, अब ओनस आपके ऊपर है कि सेल्फ डिफेंस आप प्रूव करोगे, ना कि वो तो मर गया। ओके, तो आपके अगेंस्ट केस ऐसे ही चलेगा जैसे आप अक्यूज्ड हो। आपका डिफेंस हमेशा सेल्फ डिफेंस रहेगा? सेल्फ डिफेंस नहीं रहेगा, ओनस प्रोसिक्यूशन से उठ के आपके सर पे आ गई, और प्रूव करने की। और सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन क्रिमिनल लॉ। एट एनी प्लेस देयर आर सम कंट्रीज जहां पे सेल्फ डिफेंस की वजह से चार्जशीट भी फाइल नहीं होती है, क्योंकि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी कि हाँ सच में ऐसा हुआ है, ये आदमी अटैक करने के लिए आया था, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, तो अटैक करने के लिए आया, आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, गोली चला सकते हो। इन मैनी स्टेट्स आप गन कैरी करते हो यूएस में, तो आप किसी को भी मार सकते हो अगर वो सामने वाला ऐसे एप्रीहेंशन है कि वो आपको हार्म कर सकता है। आपके घर पे कोई आ रहा है, दरवाजा खुला हुआ है, मेन दरवाजा जो मेन गेट है वो हल्का खुला और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आपके पास गन है, आप उसको एक बार बोलोगे भाई अंदर नहीं आना, वो नहीं माना। आपने दूसरी बार बोला मत आना, मैं शूट कर दूंगा, वो नहीं माना, उसने कदम आगे बढ़ा दिया, आप गोली मार दोगे, ठीक है। आप पुलिस के पास जाओगे तो वहां क्या सिस्टम है, आप जब कोर्ट में जाओगे या पुलिस के पास जाओगे तो वहां ये बोलते हैं कि व्हाई शुड आई वेट कि डेंजर शुड बी देयर, व्हाई शुड आई वेट कि मुझ पे अटैक करे, मुझे एप्रीहेंशन है, मैं मना कर रहा हूं, मान नहीं रहा, तो जब तक मुझ पे अटैक करेगा तब मेरे पास वो कुछ सेकंड्स का टाइम है खुद को बचाने के लिए, तो मैं वेट क्यों करूं इस चीज के लिए? अगर मैं मर गया तो क्या, व्हाट इज द पर्पस? ट्रू। इन इंडिया ये ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है सिस्टम। आपने एडमिट कर लिया कि मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा है, ठीक है,
तो मारना मर्डर तो प्रूव हो गया, और अगर आप सेल्फ डिफेंस प्रूव नहीं कर पाए तो जेल कौन जाएगा? आप ही जाओगे, सिंपल सी बात है। सो इन मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस वेदर इट इज सेल्फ डिफेंस और द डिफेंस ऑफ एलिबाई और कुछ भी हो, एडवाइजेबल ये रहता है कि आप प्रोसिक्यूशन की जो बर्डन है उसको खत्म मत करो। नेवर एडमिट एनीथिंग, लेट द प्रोसिक्यूशन फर्स्ट टेक अप द केस। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज आती है, पुलिस वाले खुद ही बोल देंगे सेल्फ डिफेंस में मारा है, आप मत बोलो। अच्छा, आपने बोल दिया तो, और बाई चांस वो करप्ट हो गई, प्रूव नहीं हो पाई, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ओरिजिनल सर्वर से या डाटा है या हार्ड डिस्क नहीं आई, आप उसको सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस प्रूव नहीं कर पाए, तो फुटेज होते हुए भी जेल में आप ही बैठोगे। ठीक है। देयर आर मोर देन लाइक 500 फैक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नाइस, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सेल्फ डिफेंस जो है वो बोलते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे यार मैं सेल्फ डिफेंस में मार दूंगा तो मैं पुलिस वाले पे भी हाथ उठा सकता, मैं उस पर, भाई प्रूव कौन करेगा सेल्फ डिफेंस? दिस इज द इशू। तो इस ब्रोकन सिस्टम में जो चीजें चेंज होनी चाहिए वो यही है। सबसे पहली चीज, आप बोलते हो कि हम सीसीटीवी सर्विलेंस में हैं, लेकिन सीसीटीवी सर्विलेंस में आना एक बात है, उस चीज का कोर्ट में प्रूव होना दूसरी बात है। तो ब्रह्मा जी नहीं है कि मतलब उनको सब कुछ पता है तो तुरंत बरी कर देंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप जज हैं तो आप सोचिए कि जब मर्डर हुआ था तब तो आप वहां नहीं थे, एज ए डिफेंस काउंसिल आप भी वहां नहीं थे। वहां कौन था जिसने ऑफेंस किया और जिसके अगेंस्ट हुआ? बाकी चीजें तो सेकेंडरी आई है ना बाद में इन्वेस्टिगेशन में। और इन आवर कंट्री द पुलिस इज सो करप्ट कि वो फेक एविडेंस और इम्प्लांटेड विटनेस जो है वो, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि किसी भी जगह पे कोई विटनेस नहीं मिल रहा है, किसी को भी बुला लिया कि मैंने ये क्राइम होते हुए देखा है, इररिस्पेक्टिव कि वहां थे या नहीं थे। एक्सीडेंट के केसेस में ये बहुत होता है, पुलिस वाले किसी को भी उठा के ले आते हैं कि हाँ इसने क्राइम होते हुए देखा, ये गाड़ी थी, ये गाड़ी का नंबर था। आपके सामने से अगर गाड़ी 4 बार निकलेगी ना, और 4 बार आप नंबर को एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि 4 बार करने के बाद भी एक हफ्ते बाद आप भूल जाओ। ऐसा आसान नहीं है, नंबर भी बहुत बड़े बड़े नंबर है, लेकिन उस विटनेस को 4 साल बाद भी याद नंबर रहता है कि यार कैसे? सिंपल सी, आर मेमोरी इज सो फ्रेजाइल कि आप कुछ टाइम बाद चीजें भूल जाते हो, और इसी का फायदा जो आपका पुलिस सिस्टम है उठाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एडमिट करके बैठ जाओ कि मैंने मार दिया था, नेवर एडमिट एनीथिंग। तो आई थिंक सेल्फ डिफेंस के बारे में सर आपने जो छोटा सा मास्टर क्लास दिया है, आई थिंक ये सबके लिए काम आने वाला है, और विल ट्राई एंड मेक श्योर कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसी सिचुएशन में जाओ ही नहीं मत ना जहां सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़े। गन लॉज हमारे यहाँ बहुत बेकार है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप एक लेंथ से बड़ा जो चाकू है वो कैरी नहीं कर सकते। अच्छा, 9 इंच या 10 इंच से ज्यादा है, आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है। यू कांट चाकू कैरी कर सकते हो। चाकू तो छोटा मोटा है, सेब वेब काटने के लिए यूज कर सकते हो लेकिन उससे आप डिफेंस कितना कर लोगे? ठीक है। आजकल लोग नाखून में ब्लेड लेके घूम रहे होते हैं, मुंह में ब्लेड लेके घूम रहे होते हैं। यू आर नॉट सेफ एट एनी प्लेस। कोई भी चलते हुए किसी को भी गोली मार देता है। कोर्ट के बाहर गोलियां चल जाती हैं, कोर्ट के अंदर गोलियां चल जाती हैं, विच इज सपोज टू बी द सेफेस्ट प्लेस। जेल के अंदर भी स्मगलिंग हो रही है चीजों की, वहां पे भी मर्डर होते हैं। आप अगर एज ए पॉलिटिशियन कहीं रोड पे जा रहे हो तो आपकी ट्रैकिंग चल रही है, गोली मार के चले जाते हैं लोग। Our government says that you are protected, but you are not. ठीक है, आप अपनी डिफेंस के लिए आप गन कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जिस लाइसेंस की बात चल रही है वो लाइसेंस वाली चीजें आज से नहीं, वो अंग्रेजों के टाइम से थी। उस टाइम अंग्रेजों ने बोला कि सारे इंडियंस के पास अगर गन हो जाएगी तो यही आर्मी बना के मार देंगे। दैट वाज द इंटेंशन। अंग्रेज चले गए, कानून वहीं का वहीं रह गया। आपने उसको चेंज किया, आपने बोला कि आज नन ऑफ द इंडियन शुड हैव अ गन विदाउट लाइसेंस। आप लाइसेंस लेने चले जाओ, कितने लोगों को लाइसेंस मिलता है? पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक आपको किसी चीज से थ्रेट नहीं है तब तक हम लाइसेंस नहीं देंगे। अरे भाई, कोई मेरे घर पे गोली चला जाएगा तब लाइसेंस दोगे? एक क्रिमिनल है, उस आदमी को कहीं ना कहीं से गन मिल जाएगी। करेक्ट। वो लीगल इलीगल तरीके से ले लेगा। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जिसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, जो खुद को अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, आप उसको लाइसेंस नहीं दोगे। उसके लिए आप बोलोगे या तो यार पैसे दे, और नहीं तो तेरे को कोई थ्रेट होना चाहिए। अरे मेरे को कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि मैं रोड पे जाऊंगा तो कभी कोई अटैक होगा नहीं। राइट। दिस बिकम्स अ बिग इशू। और वो कहते हैं कि जब अगर आपके पास गन हमने दे भी दी तो अगेन फिर वही सेल्फ डिफेंस वाला इशू आएगा। तो आपको लॉज को ना उस तरीके से ट्वीक करना पड़ेगा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन शुड बी प्रोटेक्टेड। यू शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
आप खुद को बचा ही नहीं सकते। आपकी शादी हो गई है, नहीं। मान लीजिए आप अपने परिवार के किसी के साथ जा रहे हैं, यूपी का तो आपको पता ही है क्या क्राइम रेट था राइट। कुछ साल पहले। अगर आप जाते हो, किसी ने आपकी गाड़ी रुकवा ली, आपके पास गाड़ी में क्या है खुद को बचाने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई बेसबॉल का कुछ बैट भी भी नहीं होगा, नहीं। नहीं ना। वो लोग आएंगे, वो देसी कट्टे लेके आएंगे, ठीक है, तलवार लेके आएंगे, तो आप क्या करोगे? सरेंडर है फिर तो। सरेंडर है ना, सरेंडर हो गया। अगर वो सरेंडर करके गाड़ी लेके, वॉलेट लेके, फोन लेके आपको जिंदा छोड़ दें तो भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। लेकिन आपके साथ अगर वो फीमेल है कोई, उसके साथ कोई बदतमीजी हो गई, तब क्या करोगे? ट्रू। आप जिंदगी भर उस गिल्ट से नहीं निकल सकते। राइट। ठीक है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सरकार ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रही है, दैट इज नॉट अ गुड लॉ। एंड यू हैव द राइट टू रेज योर वॉइस, यू हैव अ राइट टू टेल द गवर्नमेंट इटसेल्फ कि आपको ये चेंज लाना चाहिए। नहीं, आज क्या करें? सिचुएशन ये है, आप इलीगल कोई ले लेते हो विदाउट लाइसेंस तो भी आपको जेल होगी। लेकिन जो क्रिमिनल है वो इलीगल आर्म्स लेके घूम रहे हैं, उनके ऊपर 30 केस होता है, उनको जेल नहीं होती, वो बाहर घूमते हैं। आपको कोई भी राह चलते पुलिस वाला रोकेगा, कहेगा अरे इस पे तो पिस्टल निकली, कट्टा निकला, पहले इसको जेल में भेजता है, और आप डरोगे, आप जेल भी जाओगे, बाकी लोग नहीं जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंसान को इंसान नहीं समझता है कानून, स्पेशली क्रिमिनल लॉ। और उन लोगों के द्वारा जो कि 545 या 43 लोग जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो लोग जिनको ये ध्यान देना चाहिए कि इंसान है, इंसान को इंसान समझो, इनको प्रोटेक्ट करने का राइट मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका में डिबेट चल रही है गन लॉज को लेके, कुछ लोग बोलते हैं कि गन किल एक्चुअली पीपल, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पीपल किल पीपल। अब आप सोचो कि अब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कि कोई मर गया, तो आप गाड़ी को ब्लेम करोगे या ड्राइवर को? दोनों, ड्राइवर को ही करेंगे। ड्राइवर को करोगे, गाड़ी को थोड़ा ना करोगे। ड्राइवर को करेंगे। तो अगर आप यू आर कैरिंग गन रिस्पॉन्सिबली, तो आप गन को ब्लेम नहीं करोगे। हाँ। नहीं करोगे ना। सेम आपका फायर एक्सटिंग्विशर वाला है, पुलिस बोलती है कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ फायर डिपार्टमेंट, you should not have a fire extinguisher at your home. So with this same analogy, just because you have police, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन नहीं रख सकते। What kind of bullshit is this? तो बस एक्ट करना आपको जेल की सलाखों के पीछे, जैसे कि बोलते हैं फिल्मों में, आपको पहुंचा सकता है, जब तक कि आपके पास एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर ना हो। ऐसा नहीं है। देखिए, कई जगह पे जो आपका सिर्फ एक्ट है दैट इज पनिशेबल, कई जगह पे दैट एक्ट हैज टू बी कपल्ड विद इंटेंशन, आपकी नॉलेज कि आपने ये किया तो इसका ये रिजल्ट आएगा। राइट। क्रिमिनल लॉ इज ऑल अबाउट योर एक्ट प्लस इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है। तो अगर वो दोनों चीजें नहीं है, जैसे हम जब स्टूडेंट थे तो बोलते थे एक्टर सीरियस और मैन सीरियस, अगर डिफरेंस था कि आपके इंटेंशन के साथ में एक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें सिर्फ एक्ट इज पनिशेबल है, कि आपने किया और आपको सजा मिल जाएगी। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑफेंस, कि आप कौन सा क्राइम कर रहे हो, कि आपके अगेंस्ट एफआईआर में कौन सी धारा लगी हुई है, उस धारा के इंग्रेडिएंट क्या है, उस पर फर्क पड़ता है। तो दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो अलग अलग चीजें हैं। अगर साथ में एक चीज और भी है कि हम देखते हैं कई बार ना कि आप जैसे चलते हुए लड़की को छेड़ दिया, तो लड़की को जब आपने छेड़ा तो उस टाइम आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका एक्ट क्या था, वो अपने आप में दोनों चीजें मैटर करेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी को हैरेस किया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो आपकी इंटेंशन उसके सुसाइड कमिट करवाने की हो या ना हो, आपके हैरेसमेंट की वजह से अगर सुसाइड किया है तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो अलग अलग क्राइम के इंग्रेडिएंट अलग हैं, और जो लेजिस्लेटिव लोग बैठे हुए हैं उनका काम यही है कि बैठ के उनकी डिसाइड करें कि किस चीज को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। सोसाइटी में बहुत अलग अलग चीजें हैं यार, और बहुत अच्छा भी और बहुत गंदा भी। जब तक लोग सोचते रहेंगे कि भाई मेरी जो गिल्टी इंटेंशन है जब तक नहीं होगी तब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे अभी आईपीसी है 1 जुलाई से, जो आपके बीएनएस और जो हमारे क्रिमिनल लॉ चेंज हो रहा है, आईपीसी में देयर इज अ लॉ कॉल्ड सेडिशन। आपने देश के खिलाफ कुछ एक्ट किया, कोई हथियार जमा किए, उसमें आपकी इंटेंशन देश के खिलाफ कुछ करने की हो या ना हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ वो चीज कर ली तो आपकी पनिशमेंट हो सकती है। अगेन जैसे कि आपका आर्म्स एक्ट है, आप जो रिवॉल्वर है या पिस्टल है बिना लाइसेंस के लेके घूम रहे हो, आपकी इंटेंशन किसी को दिखाने की है नहीं दिखाने की है, डजंट मैटर।
आपको सजा हो सकती है। नारकोटिक्स है, आपके पास पोजीशन में वो ड्रग मिल गई जो विच इज बेसिकली कॉन्ट्राबैंड और जिसके अगेंस्ट पनिशमेंट है, आपके पोजीशन पे ही सजा है। जब हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं, इट्स द मोस्ट, आई थिंक सबसे ज्यादा सीरियस बात क्रिमिनल लॉ के ऊपर होती है। कोई नाम ले लेता है ना, अरे वो क्रिमिनल लॉयर है, तो एक अलग सा रुतबा आ जाता है। आपने फील किया वो रुतबा कोर्ट में या फिर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी? पहले तो छोटे बच्चे और स्कूल से रहे और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आप क्रिमिनल लॉयर बन गए। कब आपको वो वाला धौंस आनी शुरू हुई कि अब क्रिमिनल लॉयर हैं जी? शुरू में जब वकालत करते हैं और जब पहली बार 2-4 बार क्रिमिनल कोर्ट जाते हैं तो वो धौंस रहती है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, जब आप देखते हो कि किस तरह की चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके वो जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है। 2 ही तरह के लोग हैं जो लॉ से डरते हैं, एक जिनको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता और एक जिनको बहुत कुछ पता है। बीच की जो लोग हैं जिनको आधा पता है आधा नहीं पता, उनमें अकड़ बहुत होती है। तो जब लॉ स्टूडेंट एज ए लॉ स्टूडेंट हम बाद में लॉयर बने तो शुरू में 1-2 साल तो हमें भी अकड़ रहेगी, पुलिस वाले को भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। लेकिन जब देखा कि कोर्ट में हैरेसमेंट कितने तरह का होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं चीज़ों के लिए, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, तो यू स्टार्ट बिकमिंग हम्बल। आप देखोगे मेजॉरिटी अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स होंगे वो आपके कोर्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बाहर दे आर रियली हम्बल पीपल। जो जजेस हैं जो क्रिमिनल कोर्ट में बैठते हैं वो लोग भी इसी तरीके से बहुत हम्बल होते चले जाते हैं। तो ऐसी नहीं है कि वो अकड़ जो है वो टाइम के साथ चली जाती है यार। पहलवान की तरह शुरू में बहुत जोश होता है, बहुत टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन बाद में विनम्र होना पड़ता है, मुन्ना भाई MBBS की तरह। जो हीनियस क्राइम केसेस होते हैं, तो अगर एक्यूज माइनर है तो किस तरह से कोर्ट डिसाइड करता है क्या सजा देना? तो माइनर के केसेस में ना 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो है कि माइनर अगर 7 साल से छोटा है तो उसके अगेंस्ट तो कोई अक्यूज उसको बना ही नहीं सकते आप, कोई भी केस नहीं हो सकता। कोई केस नहीं हो सकता। वो बच्चा है तो उसको यही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। दैट इज बेसिकली द प्रिजम्पशन इन लॉ। आप 7 साल से 18 साल के बीच में हो, आपने कोई क्राइम किया तो आपकी इंटेंशन के हिसाब से आपको अक्यूज बनाया जा सकता है। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया इंटेंशन मैटर करती है, कुछ में नहीं। लेकिन अगर आप 18 साल से कम हो और आपने कोई क्राइम कर दिया, बी इट लाइक नारकोटिक्स वाला, आपने किसी को मार दिया, सर फोड़ दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपने किसी की ऑब्सीन फोटोग्राफ्स जो है सर्कुलेट कर दिया। आजकल जो टीनेजर्स में सबसे बड़ी इशू यही है, वो क्या करते हैं कि स्कूल जाते हैं, एक दूसरे की वीडियोस बना लेते हैं, फोटोग्राफ्स बना ले लेते हैं और फिर व्हाट्सएप चैट पे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें सर्कुलेट करते हैं। दे आर ऑल टीनेजर्स, दे आर माइनर्स। तो उसमें क्या होता है कि उसमें FIR रजिस्टर नहीं होती है। अच्छा, हाँ, बिकॉज जब तक आप माइनर हैं तब तक आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन सकता है। ओके। जैसे आप 18 साल से ऊपर होंगे उसके बाद अगर आप कोई क्राइम करेंगे तो FIR में आपका नाम होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आपका नाम चढ़ेगा। उससे पहले एक कलंदरा बोलते हैं एक तरीके से, या फिर एक डायरी एंट्री होती है, सिर्फ उसके बेसिस पे चलता है, वो आपके सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में नहीं भेजा जाता। नॉट अ रिकॉर्डेड प्रूफ कि आपने कोई क्राइम किया। लॉ ये मानता है कि अगर 18 साल से कम हो आप और आपने कोई क्राइम कर दिया तो जस्ट बिकॉज यू आर अ टीनेजर आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। 18 साल से नीचे हो तो उसमें होता क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है हमारे पास अलग जो जजेस हैं वो बैठते हैं, अलग तरीके से ट्रायल चलता है उनका। और जो करेक्शन होम्स हैं बच्चे को वहां भेजा जाता है। आप तिहाड़ नहीं भेज सकते या फिर रोहिणी जेल नहीं भेज सकते या किसी भी स्टेट जेल में नहीं भेजते। वो ये मानते हैं कि बच्चा है, बच्चे से गलती हो गई है तो इसको सुधरने का मौका दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो जो उसकी चार्जशीट है वो उसी कोर्ट में जाएगी जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स है बच्चों के केस डील करने के लिए। और जब तक आप 18 साल के हो तब तक आपको करेक्शन होम में रखा जा सकता है। उसके बाद जैसे आप 18 साल क्रॉस किया आपने, उसके बाद वो केस भी खत्म हो जाता है, उसके बाद जो आपका रिकॉर्ड है वो भी खत्म हो जाता है और उसके बाद अपनी लाइफ जो है आप उसको जी सकते हो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया वाले केस में। देयर वाज अ अक्यूज्ड जो माइनर था, सबको सजा मिली, आप कैपिटल पनिशमेंट तक गए, लेकिन वो जो माइनर है अब उसको जो सजा थी वो नहीं मिली जो बाकी लोगों को मिलनी चाहिए थी, बिकॉज वो 18 साल से कम था। तो लॉ यही मान के चलता है कि बच्चे नादानी में कुछ गलती हो जाती है तो आपको रिहेबिलिटेशन का टाइम तो मिलना चाहिए, आपको चांस तो मिलना चाहिए, सो दैट यू कैन बिकम रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ओके, जुडिशरी सिस्टम में ये 3 चेंजेस जो ये लाए जा रहे हैं, इससे फर्क कितना पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि ये मेजर डिफरेंस कहाँ क्रिएट करने वाला है? देखो, हमारे जब देश आजाद हुआ उस टाइम से पहले के सारे कानून थे, CRPC 1973 में अमेंड हुई थी, उससे पहले
सीआरपीसी चल रही थी। सीपीसी आज भी हम जो पढ़ रहे हैं वो 1908 की है, उसमें चेंजेस नहीं आया है। आईपीसी 1835 में बननी शुरू हुई थी, 1860 में इम्प्लीमेंट किया, वो भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद, कि 3 साल बाद ही आईपीसी लेके आ जाओ फटाफट। 1862 तक इट वाज इम्प्लीमेंटेड। और जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो 1873 का है, ज्यादा मुझे याद है। तो इसकी ना बहुत आवाज उठी थी 1947 से कि देश में जो काले कानून हैं जो अंग्रेज लेके आए थे उनको चेंज किया जाए, और कुछ ऐसे स्वदेशी कानून आने चाहिए, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लॉज आने चाहिए जो हमारी सोसाइटी की नीड्स को कैटर करते हैं। ये आवाज उठती रही, किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब रिसेंटली इसके ऊपर अमेंडमेंट लेके आए कि आईपीसी जो 1860 की है उसको चेंज करते हैं, सीआरपीसी जो 1973 में अमेंड हुई थी उसको चेंज कर देते हैं, और जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसको चेंज कर देते हैं। और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुए, और लेजिस्लेटिव बॉडी ने डिसाइड किया कि जो पुराने कानून काले कानून थे उनका नाम चेंज कर दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, तो ये रीब्रांडिंग है। दिस इज रीब्रांडिंग। जो मेजॉरिटी सेक्शंस थे उनका सेक्शन नंबर चेंज हो गया, मेजर कुछ सेक्शन ऐसे जिनको सब सेक्शन बना दिया गया, लेकिन लैंग्वेज आज भी मेजॉरिटी सेक्शंस की वही है जो आईपीसी में थी। इवन कुछ सेक्शन ऐसे भी इंक्लूड हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। आज की सोसाइटी में एक ना बहुत बड़ी आवाज उठती है जिसमें मेल राइट्स और फीमेल राइट्स के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि यार अब जो मेल है उनको भी कुछ राइट होना चाहिए खुद को बचाने का। लेकिन इन बीएनएस ऑल्सो ऐसे कुछ कानून हैं जिसमें आप सेम एक्ट करने की वजह से जेल जा सकते हो, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ स्पेसिफिक जेंडर। और अगर आपका जेंडर रिवर्स हो जाए, आप मेल की बजाय फीमेल होते और सेम एक्ट करते, तो आपको कोई सजा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून को लाके कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, क्या बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, कोई कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। रीब्रांडिंग है, साथ में सिमिलर लैंग्वेज यूज करते हुए और सोसाइटी की नीड्स को कैटर करने की बजाय सिर्फ ये बोल दिया कि हमने काले कानून हटा दिया, हम सफेद कानून लेके आएंगे। लेकिन वो सफेद कानून का पहला पेज पलटते ही आपको दिखेगा वही काला कानून है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ चीजें इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की है, जैसे कि प्रोसीजरल लॉज में कि अब आप ऑनलाइन अपना केस लड़ सकते हो, जो हमारे केस कोर्ट है वहां पे आप ऑनलाइन वीसी पे अपेयर हो सकते हो। लेकिन ये तो कोविड के टाइम पे ऑलरेडी हो चुका था जी। जब आपका कोविड की 2020 में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, कोर्ट तो उसके 3-4 दिन बाद से एक्टिव हो गए थे। उसके लिए लेजिस्लेटिव बॉडी का तो किसी ने वेट नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि पार्लियामेंट जब तक हमें कोई कानून या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देगी तब तक नहीं करेंगे। कोविड के टाइम पे भी केसेस की सुनवाई हो रही थी, आप वीसी पे अपेयर हो रहे थे, आपके अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केसेस नहीं चले। डेट लगती थी, सुनवाई होती थी। कोविड के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस की सुनवाई हुई है। चेन्नई से बैठे हुए एडवोकेट जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, दे अपीयर्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा काम किया था। और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो यूट्यूब पे लाइव चलता है वो भी शुरू है जी। लेकिन उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव बॉडी का आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी ने क्या किया, अपने पार्लियामेंट ने, राज्यसभा, लोकसभा ने क्या उखाड़ लिया। आपने ये बोला कि हम तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, काला कानून चेंज करना है, काला कानून चेंज करना है, काला कानून चेंज किया और काला कानून लेके आ गए। दैट्स इट। तो अंदर की मैं बोलता हूँ ऐसे एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इज इट दैट ये परफेक्टली बैठता है कि पुरानी शराब नहीं बोलते? बिल्कुल, पुरानी किताब नया जिल्द। जितना अच्छा काम किया जा सकता था, जितने अच्छे चेंजेस ला सकते थे, जितना सोसाइटी की नीड को कैटर कर सकते थे और जितना करना चाहिए था, उस लेवल पे काम ही नहीं हुआ। जल्दीबाजी में आपने ये भी नहीं देखा कि कौन से सेक्शन की लैंग्वेज को कितना हमें चेंज करना चाहिए जी। और हमारी सोसाइटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरह के लोग रहते हैं। आपने मेल फीमेल की डेफिनेशन के साथ में एक ट्रांसजेंडर वर्ड यूज कर दिया कि इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे ही छोड़ दिए जो कि वही जेंडर स्पेसिफिक हैं कि आप इस वजह से ही आपको सजा मिलेगी सेम एक्ट के लिए क्योंकि आप मेल हो, अदरवाइज प्रॉब्लम वही है। सर एक चेकलिस्ट दे दीजिए जिसमें मैं लोगों को बता सकूं कि ये पॉइंट है, आप अगर ध्यान में रखोगे तो एविडेंस इकट्ठे होते रहेंगे और शायद उम्मीद है कि आप बच जाओगे। किस चीज का ध्यान रखना है? देखो, जब आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप जनरली हम ना इमोशनली डिसीजन लेते हैं
कि हम ऐसा कर देंगे खुद को बचाने के लिए, उसके लिए कर देंगे फलाना ढिमकाना, जो भी चीज़ है। हमेशा याद रखो कि गुस्सा दिखाना होता है, करना नहीं होता है। जब आपके साथ कोई चीज़ हो रही है या आपको एप्रीहेंशन है कि हमारे साथ होगी, तब आपका दिमाग इस चीज़ पे चलना चाहिए कि मुझे वो प्रूफ इकट्ठे करने हैं जो मुझे बेनिफिट करें, जो मेरे फेवर के हो। सिर्फ ये नहीं कि उसने ऐसा बोला और मैंने ऐसा बोला। Until or unless you have evidence, क्योंकि कोर्ट के अंदर आपकी बोली हुई चीजें नहीं जाती हैं, ये पेपर जाता है। पेपर पे क्या लिखा है वो जाता है, और अगर आपके पास आपके फेवर के एविडेंस नहीं है तो चांसेस हैं कि आप लूज करेंगे केस। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जब भी आप कोई भी सिचुएशन चल रही है तो आप एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप गाड़ी चलाते हैं, मेजॉरिटी लोगों के पास डैश कैम नहीं है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था क्राइम करने में और मेरे से हो गया, बाद में पनिशमेंट आप ही को मिलेगी। तो आपकी गाड़ी ने किसी को ठोक दिया, कोई आदमी मर गया, चाहे आप स्पीड लिमिट में जा रहे हो, आप ट्रैफिक के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, अचानक कोई आदमी आता है, रोड गलत जगह से क्रॉस करता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, और आगे कूद जाता है बोनट के सामने, गाड़ी आप उसके ऊपर से निकल गई, तो सजा आप ही को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। अगर वो बच गया तब भी, और मर गया तो भी सजा आपको मिलेगी, कंपनसेशन आपको ही देना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपके पास जो रिकॉर्डिंग की चीजें हैं वो ध्यान रखो, अपने पास होनी चाहिए। चैट्स आप ध्यान रखिए, और वो डिवाइस में फेक है, मतलब जो जिस भी डिवाइस से वो चैट्स हुई हैं, ओरिजिनल डिवाइस आपको प्रिजर्व करना चाहिए। हमारी आदत क्या होती है कि जैसे नया फोन लिया, पुराने वाले को सेकंड हैंड में दे दिया। अगर आपको एप्रीहेंशन है, देखो हमारे ना, मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत जगह पे बोली है कि हम इस दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे कमजोर प्राणी है, एनिमल है। कमजोर कैसे? हमारे नाखून इतने बड़े नहीं है कि हम किसी जानवर को मार के खा जाए, हमारे दांत इतने बड़े नहीं है, एक कुत्ता भी मार सकता है 2 आदमियों को आराम से, तो हम वो नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है हाथी की तरह कि पेड़ का पेड़ उखाड़ दें, कोई भी जानवर आगे मार सकता है हमें। हम क्यों जिंदा है, इतने टाइम से क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक फीलिंग होती है, दिमाग तो है, उसके साथ में एक इंट्यूशन, गट फीलिंग होती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप और यू आर इन ए सिचुएशन, तो आपको ये आभास होगा, आपको इंट्यूशन जरूर होगी कि यहाँ गलत होने वाला है या हो रहा है। आपको उसी टाइम दिमाग लगाना चाहिए कि इस गलती से बचने के लिए आने वाले टाइम में कुछ सिचुएशन होगी तो मुझे क्या करना है। तो आपके साथ किसी की चैट होती है, उसको संभाल के रखें, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको संभाल के रखें। आप किसी सोशल मीडिया ऐप को यूज करते हैं तो ऐसी सोशल मीडिया या ऐसी जो आपकी कम्युनिकेशन वाली ऐप है उसको यूज ना करें जहां 24 घंटे में आपकी चैट डिलीट होती हो। ठीक है। आप किसी सेंट्रलाइज सर्वर वाली यूज करें, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इसके अलावा जैसे पहले ऑरकुट था, दैट वाज गुड कि पब्लिकली अवेलेबल होता था। इसके अलावा अगर आप जैसे टेलीग्राम यूज करते हैं तो उसमें तो ऑप्शन है कि आपके डिलीट हो जाएंगे, ऑटो डिलीट। कल जब आपको कोर्ट में पेश करना हो एविडेंस, तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे टेलीग्राम वाली कंपनी को कि यार लेके आओ, और वो आगे बोलेंगे हम तो पढ़ नहीं सकते, डिलीट हो गया, हमारे सर्वर पे तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तब क्या करोगे? नेवर ट्रस्ट द स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि स्क्रीनशॉट को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। स्क्रीनशॉट कैन बी टेम्पर्ड विद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेके उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। एआई बहुत तेज हो गई है, तो उस चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितनी चीजें, अच्छा दूसरा, आप अपने सर्कल में रहें ताकि कोई ना कोई सर्कल में एक आदमी या लड़की हो जो आपके फेवर में कभी गवाही दे सके कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, कि एटलीस्ट 1 or 2 पीपल इन लूप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आइसोलेटेड हैं और कल जब आपके अगेंस्ट केस हुआ तो आप बोलोगे ऐसा ऐसा हुआ था, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट योर लॉयर आस्क्स इज कि प्रूफ क्या है? कहता नहीं, प्रूफ तो नहीं है, उसने ऐसा बोला था जब मेरे सामने देखा था। यू माइट बी अ गुड विटनेस, बट अगर आप अक्यूज्ड हैं तो आप दोधारी तलवार पे हैं। आपकी कही हुई चीज आपके अगेंस्ट भी यूज होगी, आपके फेवर में भी अगेंस्ट यूज होने के चांसेस ज्यादा है। तो दिमाग इस चीज पे दौड़ाओ कि भाई एविडेंस क्या है। मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो, इट डजंट मैटर व्हाट आई नो और व्हाट यू नो, व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी कैन प्रूव इन कोर्ट। उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। जब तक आप वो प्रूव नहीं कर पाओगे चीजें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी शाम के 5 बजे होंगे, 6 बजे होंगे, हम प्रूव करते हैं सुबह के 5 बजे होंगे उस फाइल में, तो उस केस के लिए वो सुबह के 5 बजे ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट तक। आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक कि सुपीरियर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ना आ जाए कि ऐसा नहीं हुआ था, एविडेंस वाज कॉन्ट्ररी। ठीक है। एक क्रिमिनल केस में एफआईआर फाइल की जाती है, एनी एडवाइस दैट यू कैन गिव कि एफआईआर फाइल करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है? इमोशनल नहीं होना है। ठीक है। इमोशन में हम वो चीजें लिखते हैं जो चीजें आपके अगेंस्ट काम करती हैं। दूसरा,
कि जब भी आपको कंप्लेंट लिखवानी है, अब आपको तो ना तो भारतीय न्याय संहिता के सारे सेक्शन पता, ना आपको आईपीसी के सारे सेक्शन पता, आप तो वो लिखोगे जो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। और जब पुलिस वाले के सामने लिखते हो तो पुलिस वाले कहते हैं अरे इसका मतलब तो यही है ना, ऐसे लिख दे। आपने लिखना है कुछ और, वो लिखवाएंगे कुछ और। फिर बाद में आप जब वो कोर्ट में जाओगे तब बोलेंगे यार ये तो सेक्शन बना ही नहीं, ये तो छोटा सेक्शन लग गया, ये तो एक्चुअल में तो कुछ और हुआ था। कोर्ट बोलेगा आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है उस टाइम पे। तो बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द पुलिस, आप अपने काउंसिल एडवोकेट से बात कीजिए। आपकी सेम स्टोरी रहेगी, उसके लिखने के तरीके में डिफरेंस हो जाता है कि कौन सी धारा लगेगी और कौन सी धारा नहीं लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी से हाथापाई होती है, ठीक, हाथापाई हुई और हाथापाई में आपने लिखा कि भाई मैं वहां जा रहा था, मेरी इससे हाथापाई होगी, इसने मुझे 2 चांटे मार दी, आपके गाल लाल हो गए, तो आपके ऊपर आईपीसी के हिसाब से सेक्शन बनेगा 323 जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। एनसीआर काट के दे देंगे। फिर आप वेट करोगे घर बैठे बैठे, भाई साहब उसने चांटा मारा था, 323 की धारा लगी थी, अब इसको तो सजा होगी। पता लगा पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है। कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर होनी चाहिए थी। अब अगर वही सिचुएशन ऐसी होती कि आपको चांटा मारा है और चांटा मारने के टाइम पे कुछ और चीज, आपकी चेन गिर गई या कुछ और आपके साथ लग गया, या आपको चांटा इस तरीके से मारा कि आपके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जो कि आपको उस टाइम तो आपने बोल दिया चांटा मारा है, लेकिन आपकी जो एमएलसी हुई है उस टाइम आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन उसके बाद में जब आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद जाते हो यार कान से सुनाई देना कम हो रहा है, यार उस टाइम बताना चाहिए था कि मेरे कान में पर्दे में दिक्कत है, तो आपकी 325 बनती, जहाँ एफआईआर होती, जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती, जहाँ सजा ज्यादा है। तो बोलने के तरीके से फर्क पड़ जाता है। आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये बोलता है ना कि यार ये दवाई ले लो, या घर बैठे बैठे गूगल करते हो, या खुद ही लिख लेते हो कि यार मुझे तो कौन सी चीज लेनी है। तो जो लॉयर हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली में लिखना किस तरह से। जरूरी नहीं कि आपको कोई फेक स्टोरी क्रिएट करनी है, सही स्टोरी सही तरीके से लिखी हो तो वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, बाकी थोड़ा वो झूठ तो कोई भी आदमी लिख लेता है। फर्क इन सब चीजों का पड़ता है। तो एफआईआर करने से पहले अगर आप जा रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज, लोग एफआईआर करवाने के लिए जो जाते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे सीधे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। कभी नहीं जाना। ठीक है, आपको पहले 112 नंबर पे कॉल करनी है। 112 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेरे साथ एक क्राइम हो गया। 112 नंबर की कॉल क्या है कि आपके कंट्रोल रूम जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। आपको चैनल नंबर बताएंगे, टाइम बताएंगे, आपका मोबाइल नंबर जो है वो रिकॉर्ड होगा, उसमें एक डीडी एंट्री होगी कि इस चीज की इन्फॉर्मेशन मिली है। आप आरटीआई लगा के उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकलवा सकते हो, जो काम आएगी पुलिस वाले जो है। अच्छा दूसरा, अगर आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते हो, वो कहते हैं कंप्लेंट नहीं ले रहे हम, एसएचओ साहब अवेलेबल नहीं है, रीडर अवेलेबल नहीं है, ड्यूटी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, कल आना। क्राइम आज हुआ है और आप आओगे कल। आपके मान लीजिए जैसे अकाउंट है, आपके अकाउंट से अभी कुछ पैसे निकल रहे हैं, आप सीधे पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस वाले बोलते हैं जी अरे आपकी डीडी एंट्री कर देते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर बनाएंगे, कल आना, या फिर आज तो कोई अवेलेबल नहीं है, कल आना। आपके अकाउंट से जो पैसे निकले हैं वो किसी दूसरे अकाउंट में जाएंगे, तीसरे अकाउंट में जाएंगे। अगर आपने 112 नंबर पे कॉल किया है तो पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म करें कि हमने क्या एक्शन लिया। अच्छा, हमने इस आदमी को कोई चोट लग गई थी तो क्या इसको मेडिकल के लिए लेके गए, या इसकी कंप्लेंट हमने लिखी या नहीं लिखी, उसको हमने क्लोज किया या उस पर कोई एक्शन हो रहा है, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, उनको कंट्रोल रूम में बताना पड़ता है। फॉर एवरी कॉल दे हैव टू रिपोर्ट। 112 नंबर पे कॉल हो गई है तो हमें बताना पड़ेगा कि इस का क्या किया। और अगर 112 नंबर की कॉल नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आप बाद में कोर्ट में बोलते रहना मैं तो गया था, मैं तो गया था, मैं तो गया था, कॉल कर देते आप। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर 112 नंबर पे कॉल किया तो आप जहां खड़े हो पुलिस वाले वहां आएंगे। ठीक है, और वहीं पे रिपोर्ट लिखेंगे, वहीं पे सब कुछ होगा। नहीं, वहां पे आके आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, हेल्प की, मेडिकल की हो सकती है, आपको पुलिस स्टेशन तक लेके जाना हो सकता है, या कोई और चीज हो, तो एटलीस्ट आपकी वहां ऑन द स्पॉट हेल्प होगी। एफआईआर आपकी थाने में लिखी जाएगी। अगर आप इस हालत में नहीं हो कि आप पुलिस स्टेशन तक जा सको, तो वहां पे जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो एक रुका तैयार करते हैं, वो पुलिस स्टेशन भेजा जाता है कि हमारे सामने ये क्राइम हुआ है, पता लगी इन्फॉर्मेशन, ये आदमी वहां नहीं आ सकता, आप ये इसकी स्टेटमेंट है, इस पे एफआईआर कर दीजिए। तो एक पुलिस वाला थाने जाएगा, वहां से एफआईआर करवा के लेके आएगा। अच्छा, आपके पास, और एज ए इन्फॉर्मेंट आपको कॉपी मिलेगी एफआईआर की। ओके, तो आपको वही बात है ना कि रिकॉर्ड तैयार करना है। कल की डेट में आप कोर्ट में बता तो सको कि मैंने 112 नंबर पे कॉल की थी, इस नंबर से कॉल की थी, इतने बजे कॉल की थी। कंट्रोल रूम से डाटा आएगा। आप सिर्फ चिट्ठी लेके घूमते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये ध्यान रखना है, जो सरकार ने आपको जो राइट्स दे रखे हैं, जो प्रोसीजर है
उस प्रोसीजर का यूज करो। जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आपका मिसयूज होता रहेगा। ठीक है। तो ये पहली चीज है जिसका ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप कोई भी आपके साथ क्राइम हो जाता है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मुझे क्या नहीं लिखना है। लिखना सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं लिखना है ध्यान रखना है। क्या नहीं लिखना? जो चीज आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट करती है आपको वो नहीं लिखनी है। अगर आप वो लिखोगे लाइबिलिटी क्रिएट करने वाली, तो आपकी स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, क्योंकि आप क्राइम की इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो आपके अगेंस्ट हुआ। जैसे कि एग्जांपल, वो सेल्फ डिफेंस वाला। अच्छा, मैंने दिया तो था अभी अच्छा, कि भैया आप पहले ही बोल दो कि मैंने मार दिया आदमी और आपने लिख के दे दिया, तो आपके अगेंस्ट यूज होगा। बड़ी सिंपल सी है। लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट कि कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, कैसे है। आप अपनी स्टेटमेंट अपने हाथ से लिख के देने की बजाय अपनी ओरली बता दो। लेट द पुलिस राइट इट। पुलिस को दिए हुए कन्फेशन वैसे भी किसी काम के होते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना इन सब चीजों के लिए। इतने केसेस आपने लड़े हैं, इतने केसेस आपने रिप्रेजेंट किए हैं, कोई ऐसा केस जिसमें आपको पता था एक्यूज कौन है, सबको पता था एक्यूज कौन है, लेकिन सजा नहीं हुई? मेरे मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि पता होता है कि इसने क्राइम किया है, और उसके बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रूव नहीं हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट द रीजन, बेसिकली आई हैव अ ड्यूटी। होता क्या है कि इट इज द प्रोसिक्यूशंस बर्डन। सरकार आपके खिलाफ केस लड़ रही है, तो आप अक्यूज्ड हो, सरकार के पास पैसा है, प्रोसिक्यूटर्स को देने के लिए सैलरी है, फौज है प्रोसिक्यूटर्स की, पुलिस वाले सारे सरकार के पेरोल पे हैं, आप हो अदना से अक्यूज्ड। आपके पास क्या राइट है? आपके पास है राइट टू रिमेन साइलेंट। बड़ा सिंपल सा। अब मैं चुप हूं भाई, तुम प्रूव करो। प्रोसिक्यूशन ही प्रूव नहीं कर पाएगी किसी केस को, तो क्या सजा है? हर केस में जब एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, तो ये तो प्रिजम्पशन आती है ना, ये अक्यूज्ड है। ऑल्दो देयर इज अ अल्टरनेटिव प्रिजम्पशन कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, और वो थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली अगर ये चीज आपके अगेंस्ट आती है तो उस सिचुएशन में आप ये देखोगे कि आपकी इनोसेंस जो कि थियोरेटिकली आपके फेवर में होनी चाहिए, फिर भी आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, तो वो केस चलेगा, और पुलिस वाले और प्रोसिक्यूशन पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी फोर्स के साथ बोलेंगे कि इसी ने किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब अगर वो अपना बर्डन फुलफिल कर देंगे तो आपको जेल हो जाएगी, फुलफिल नहीं करेंगे तो बड़ा आसान है, बच जाओगे यार। तो चलता है ये। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी भी केस की, फॉर एग्जाम्पल एक हिट एंड रन का केस है और एक एक्यूज है जिसके बारे में पता लगता है कि इसने किया, सबको पता है, एंड उसके बाद समझ में आता है कि प्रूव ही नहीं हो पा रहा यार, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, जबकि सबको पता है कि इसी ने किया है, बट एविडेंस नहीं मिल रहा। ये कैसे पॉसिबल है कि कोर्ट को भी पता, सब कुछ सबको पता है कि क्या चीज कैसे है, बट फिर भी एविडेंस नहीं रिप्रेजेंट हो पा रहा है और सजा नहीं होती और वो छूट जाते हैं? कैसे पता है? कैसे पता है? कौन बोलेगा कैसे पता है? अच्छा, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता है, बाद में पता लगता है ड्राइवर था। होता है, केस में बरी भी हो जाता है जी। अभी रिसेंटली पोर्शे वाला केस चल रहा है जी, पुणे वाला, उसमें बोल रहे हैं कि इसने किया, सबको पता है। कैसे पता है? कैसे? आप बताओ ना कैसे पता है? क्यों? क्योंकि हो हल्ला मच गया तो हमें पता है। दैट इज नॉट हाउ लॉ वर्क्स। कानून अलग तरह से काम करता है यार। आपको पता है नहीं पता है डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि प्रूव क्या हो रहा है, प्रूव कैसे होता है। अब जब मैं, लेट मी गिव एन एग्जांपल, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने अचानक कोई सामने से बंदा आ गया, ठीक, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, चढ़ने के बाद जो आदमी है वो मर गया, आपके अगेंस्ट आईपीसी के हिसाब से 304A का केस बनता है, ठीक। अब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने वहां इंसिडेंट की जो स्पॉट है उसकी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। पुलिस ने देखा कि आपकी गाड़ी थी, ऑडी के पीछे जो है स्किड मार्क्स थे। नाउ व्हाट इज योर इन्फेरेंस कि स्किड मार्क्स का? कि बहुत जल्दी में ब्रेक लगाई गई है। जल्दी में ब्रेक लगाई गई है। इसमें दो इन्फेरेंस आते हैं, एक कि आप ओवर स्पीडिंग पे थे, आपने ब्रेक लगाई, स्किड लगी, तब भी गाड़ी नहीं रुकी, हाँ या ना? हाँ। लेकिन अब दूसरी चीज कि आप स्पीड लिमिट के आसपास थे, आपने बहुत जोर से ब्रेक लगाई एंड यू डिड एवरीथिंग यू कुड टू स्टॉप द कार, इसी वजह से स्किड मार्क्स लग गए, फिर भी गाड़ी चढ़ गई, हाँ या ना? हाँ। तो दोनों चीजें इन्फ्लुएंस निकल गई। आपने सब कुछ किया बचने की, फिर भी नहीं बच पाए, और दूसरे में आप ओवर स्पीडिंग पे थे और गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर। स्किड मार्क्स के दो इन्फ्लुएंस हैं, चीज एक ही है। क्वेश्चन आता है
आप देख प्रूव क्या हुआ, आप देख कहाँ से रहे हो, पर्सपेक्टिव वहां पर डिपेंड करता है। पर्सपेक्टिव नहीं, आप प्रूव क्या कर रहे हो कि सच में ऐसा हुआ था। अभी एक अपने जो इंडियन क्रिकेट टीम के बंदे हैं उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो सबने वीडियो देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, ओवर स्पीडिंग पे है। सोशल मीडिया पे सब लोगों ने बोला कि यार ये तो पहले से ओवर स्पीडिंग करता था, हम लोग बोलते थे तो रैश चलाता है, फलाना ढिमकाना है। आप सोचेंगे कि पुलिस ने जो बनाई स्टोरी, वो कहते हैं कि एक गड्ढा आ गया था, हल्की सी आंख लग गई होगी शायद, और वो गाड़ी जो है इधर से एक्सीडेंट हो गया। बात सिंपल सी है, आप अगर स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहे हो तो आपका इतना ब्रूटल एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पीड लिमिट कहीं पे 90 है या 100 है, जैसे अभी मुंबई एक्सप्रेस वे उस पे शायद 120 है, वहां पे आप ब्रेक भी मारोगे गड्ढे की वजह से, किसी वजह से, तो देयर इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिसमें आपको डिसीजन लेना है। उस डिसीजन की वजह से आपका आउटकम क्या निकला उस पर डिपेंड करेंगी चीजें, साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। तो ये चीज ना देखने के नजरिए से होता है, लेकिन प्रूव करना जो है मुश्किल है। वो जरूरी है कि जब तक आप एविडेंस के हिसाब से नहीं देखोगे कि कोर्ट क्या देखता है, तब तक आप कभी नहीं समझ पाओगे कि एविडेंस किस तरीके से लीड हो रहा है और किस तरीके से नहीं। यहाँ इतने सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लोग इनोसेंट हैं, जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट केस प्रूव हो गया फॉर एनी रीजन, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, वो डिफेंस एविडेंस लीड नहीं कर पाए उस वजह से, लेकिन दे आर इन जेल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आप वाली बात है कि जिनको दुनिया को पता है कि इन्होंने किया है, लेकिन दे आर आउट ऑफ जेल। पता होने से फर्क नहीं पड़ता है, प्रूव होने से फर्क पड़ता है। आप पता कुछ भी रख लो, आप तो अच्छा एक बात हो, सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, कह सकते हैं नहीं, अच्छा मेजोरिटी पॉलिटिशियन करप्ट है, ठीक है ना, हाँ कितने जेल में, पता तो सबको है, मेजोरिटी नहीं है, पता सबको ही करप्ट है, लेकिन प्रूव नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन से कोर्ट केस डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड होता है एविडेंस। अब जैसे एआई के थ्रू अगर कोई चीज हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, एआई इज ऑटोमेटेड, अगर ऑटोमेटेड कर रखा है, बट फिर भी द ओनर्स विल लाई ऑन द पर्सन हु स्टार्टेड द प्रोसेस। एआई के थ्रू हो जाए, मुझे लगता है कि आपने ना हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखी है। अभी हमारी एआई इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है जो क्राइम कर सके। पहला, एआई की डेफिनेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम लॉ के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली जो चल रहा है, हम वो देखते हैं कि भाई हमारे दिमाग में ना हुआ था टर्मिनेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रोबोट आया होगा जिसकी खुद की कॉन्शियसनेस होगी, वो खुद सोचता होगा और सोचने के बाद कुछ एक्ट करता होगा, दैट इज एआई। क्योंकि हम बचपन से वो मूवीज देखते हैं, बट जो एआई आजकल इम्प्लीमेंट हो रही है दैट इज ओनली रिलेटेड टू योर वॉइस मैनिपुलेशंस, योर फेस मैनिपुलेशंस, चैटिंग में आपको असिस्टेंस दे दे। मेजॉरिटी कंपनीज क्या कर रही हैं कि आपके असिस्टेंस के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए देयर हैज टू बी ट्रिगर इन द सेंस देयर हैज टू बी कमांड। ऐसा नहीं है कि एआई का जो सॉफ्टवेयर वो बैठा हुआ है, जो सर्वर पे आपने बना रखा है, वो अपने आप से काम करे जा रहा है। आपको जब तक उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जो हम लोगों के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, जिस एआई की आप बात कर रहे हो, वो एआई इज सो एडवांस्ड, जो आने वाले हो सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद आएगी। कि जो आपका कंप्यूटर जो है, वो आपके घर के जो क्लीनिंग वाले रोबोट हैं, वो उसको तैयार करेगा वैक्यूम क्लीनर को कि जाके इसको टक्कर मार। आप उस एआई की बात कर रहे हो। एक टेक एग्जीबिशन में एक एआई मॉडल वहाँ पे खड़ा था रोबो, और अचानक से उसका हाथ उठता है और एक जो रिपोर्ट कर रही थी, फीमेल रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्ट कर रही थी, उनके बैग पे जाके लगता है। एंड इट इज बीइंग सेड कि इट इज एन एआई acted on its own. Now in this case, if this starts happening in India, अगर ये इंडिया में होने लगता है और ज्यादा गोइंग फॉरवर्ड, लॉयर्स के लिए क्या चैलेंज हो जाएगा? एक जो आपको लगता है कि एक सब बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में। लॉयर्स के लिए चैलेंज तो सबसे पहले यही होगा कि अभी तक हमारे क्रिमिनल लॉ में आप किसी रोबोट को पनिश नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन आता है कि जो एग्जांपल आपने दिया कि क्या उस रोबोट के अंदर वो प्रोग्रामिंग थी कि वो हाथ उठा के उस लेडी को छेड़ सकता था या नहीं। देयर आर पीपल हु थिंक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, जो बहुत ल्यूड आपके सोच वाले लोग होते हैं कि भाई क्या चीज रखनी है कैसे नहीं रखनी। अगर इंडिया में इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे लॉ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में ना तो ऐसे रोबोट हैं,
जो इतना काम कर सकें, ना इतने ज्यादा रोबोट्स हैं और ना ही इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग है कि घर के हाउस होल्ड काम भी कर सकें। आज की डेट में जो हम लोगों को इफेक्ट करती है दैट इज वो छोटा सा एक गोल सा रोबोट जो घर पे वैक्यूम क्लीनिंग कर रहा है, जो घर की सफाई कर रहा है। हम वी आर लिमिटेड टू दैट ओनली। या इसके अलावा हम उसकी बात कर रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर में एआई सेंसिंग बोल दी कि भाई आप आए हैं, या गाड़ी पहले से स्टार्ट हो जाएगी, बस इतना ही है। मोशन डिटेक्शन छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप मोबाइल से कुछ चीजें आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लॉ में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रोबोटिक्स में इतना ज्यादा आगे जाना चाहते हो दैट दे शुड हैव द कॉन्शियसनेस, दैट इज ट्रू एआई इन ट्रू सेंस। जब तक वो नहीं होगी, आपने एक मूवी देखी होगी विल स्मिथ की आई रोबोट, उसमें है एआई का कॉन्सेप्ट, दैट रोबो इज एबल टू ड्रीम, दैट रोबो इज एबल टू क्रिएट पिक्चर्स, ही कैन ड्रॉ, ही कैन पेंट, he can think, he can strategize, and he acts for his own benefit. That is AI in true sense. आज की जो AI है वो इस लेवल की नहीं है। ठीक, तो देश में जब तक वो कानून ही नहीं है यार, और वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि उस रोबोट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी 2024 में BNS चेंज हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें आपने मेल फीमेल के साथ में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन डाली है, आपने रोबोटिक्स की AI की डेफिनेशन नहीं दी है अभी तक। और AI को डिफाइन करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा इंडियन सिनेरियो में। तो पहले वो पूरी दुनिया में वो AI घूमेगी, उसके बाद इंडिया में आएगी, या फिर हो सकता है इंडिया वुड बी दी हब, जिस तरीके की हमारी चीज चल रही है। R&D होने के बाद, उसके बाद कुछ साल बीत जाएंगे, उसके बाद हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो जागेंगे कि हमें इस पे कानून लेके आना है कि कुछ गलत हो गया। फिर वो आनन फानन में नया कानून लाने की कोशिश करेंगे, और फिर वो उसमें कुछ ऐसी चीजें लिख देंगे कि मेरे जैसा कोई लॉयर आके बोलेगा क्या पहाड़ तोड़ दिया। एक सवाल था, बड़ा इंट्रीगिंग सवाल है। एक सीरियल किलर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई लॉयर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मान लीजिए किसी दिन आपको ये मौका मिलता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक सीरियल किलर को, और उसको जिसने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड यू ऑल्सो नो इट इज प्रूवन कि उन्होंने क्राइम किए हैं, 12 खून किए हैं मान लीजिए, हाउ डू यू डील विद द केस, विद सच अ केस, और हाउ डज एनी क्रिमिनल लॉयर विल डील with the case of a serial killer? आप ये जानना चाहते हो कि मेरा माइंडसेट क्या होगा उस टाइम पे? किसी का भी, एक क्रिमिनल लॉयर का माइंडसेट, एक क्रिमिनल लॉयर का माइंडसेट सीरियल किलर के केस को रिप्रेजेंट करने के लेके क्या रहेगा? देखो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सीरियल किलर। आप एक आदमी एक खून करे तो फांसी है, 10 खून करेगा तो फांसी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से शुरू होती है। तो खून कितने ज्यादा होंगे कितने कम होंगे उससे सिर्फ ये डिसाइड होता है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या फिर आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। केस सारे बराबर होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे लॉ में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, दिस इज द बेसिक प्रिजम्पशन। उस प्रिजम्पशन के बेस पे केस चलेगा। जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि आप ही हो जिसने ये क्राइम किया था, तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिस टाइम क्राइम हुआ उस टाइम कोर्ट, लॉयर्स, पुलिस कुछ नहीं होता वहां। देयर आर एक्यूजेशंस बाय द स्टेट। जो गवर्नमेंट है, जो बेसिकली स्टेट बॉडी है, वो आपको एक्यूज कर रही है कि आपने ये क्राइम किया है। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूजेशन सही है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूजेशन जो है वो कल प्रूव होंगे या नहीं होंगे। ये पता नहीं है कि जो एक्यूजेशन है वो मोटिवेटेड है। आप किसी अच्छे बडिंग पॉलिटिशियन को देख लीजिए, या किसी बडिंग बाबा जो हमारे हैं उनको देख लीजिए, उनके केस भी फॉल्स एक्यूजेशन के केसेस लग जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉल्स केसेस आ जाते हैं, एक्यूजेशन चलती रहती हैं। इट इज नॉट अबाउट बीइंग जस्ट सीरियल किलर। देखो, मेरा जो सोचने का तरीका वो ये है कि जब सरकार आपके खिलाफ केस लड़ रही है, जिसके पास अथाह रिसोर्सेज हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो सिस्टम वर्क्स फॉर देयर बेनिफिट। वो कहते हैं कि हमें सोसाइटी में क्राइम कम करना है, या फिर जिन्होंने क्राइम किया उनको पनिश करना है, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, दिस इज गुड, आई रिस्पेक्ट दैट, बट दैट डजंट मीन कि आप हर आदमी को लेके आओ और उसको सजा कर दो। तो देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज गिवन। हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज आर्टिकल 21, वो कहता है कि यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लाइफ एंड लिबर्टी इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बेसिकली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अर्स्टवाइल सीआरपीसी, वो उस लाइन से निकला है, उस आर्टिकल 21 से, जो कि आपका पैरामाउंट कंसिडरेशन है। तो आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को लेने का जो प्रोसीजर है वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो प्रोसीजर ये कहता है
कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल रिप्रेजेंट द स्टेट, दे विल प्रूव देयर केस विद बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, सारे डाउट। एज ए डिफेंस काउंसिल मेरा काम क्या है? मेरा काम है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे हर जगह पे डाउट क्रिएट करना। क्यों? ताकि जब कोर्ट उसको कन्विक्ट करे, अगर उसने सच में ऐसा किया है, तो कोर्ट के दिमाग में ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत आदमी को पनिश किया है। ये भी मानते हैं कि 10 जो आपके क्रिमिनल्स हैं उसको छोड़ना इज बेटर ऑप्शन देन कन्विक्टिंग ए इनोसेंट पर्सन। एक बेगुनाह की अगर आपने जान ले ली तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो आपकी जो प्रोसेस है एज ए डिफेंस काउंसिल का जो रोल है, वो रोल सिर्फ इतना ही है कि कोर्ट जब कन्विक्शन दे, कोई सजा करे, तो उस टाइम कोर्ट के मन में किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट रिमूविंग दैट डाउट फ्रॉम द माइंड ऑफ द कोर्ट, दैट्स इट। आप उस पर काम करें। अगर उसने सच में किया होगा, वो सीरियल किलर सच में होगा। अच्छा, एक जो आपको बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। एक आदमी चोरी के केस में पकड़ा गया, उसने वो चोरी की थी, ठीक, उसका नाम आ गया कि इस एरिया में चोर है। उसके बाद अगले 6 महीने तक जितनी चोरी आई सब में उसी को पकड़ा गया। क्यों? या फिर पिछले 6 महीने में जितनी चोरी हुई थी सब उसके नाम पे लाद दी गई। क्यों? पुलिस रीच में होगा ज्यादा शायद। नो, पुलिस अपना काम खत्म करना चाहती थी और उसने क्या किया? दिस वाज द इजी टारगेट। ये चोर पकड़ा गया, इससे कन्फेशन लिखवा लो कि पिछले 5 केसेस और थे, उसमें भी इसने चोरी की थी। अच्छा। हर आदमी काम से बचना चाहता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, आप एफआईआर करवाने जाएंगे, कहेंगे कल आना, परसों आना, हम नहीं कर रहे, कोर्ट से करवा लो। 100 बहाने मारेंगे। आप कोर्ट में जाओगे, वहां रिपोर्ट फाइल करेंगे कि हमारे तो बनता नहीं है, या तो एरिया नहीं बनता, या क्राइम नहीं होता किसी भी चीज को लेके। दूसरा, आप किसी भी चीज के लिए अपना काम करवाने के लिए जब सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे भी यही है, काम बढ़ना नहीं चाहिए, काम कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है केसेस कम हो। क्यों? वर्कलोड कम होना चाहिए। वर्कलोड कैसे कम होगा? 2 तरीके से। पहला तरीका है केस रजिस्टर करने बंद कर दो, हो गया वर्कलोड खत्म, जो कि पुलिस काम करती है। मेजॉरिटी जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है, आप यकीन नहीं मानोगे, 50% टाइम तो मतलब 50% तक तो वो केस रजिस्टर ही नहीं करते हैं। और उसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे, पैसा नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। लोगों की आवाज दबी रहती है, वो सिस्टम ऐसा क्रिएट हुआ है। तो जब काम कम और ज्यादा करने की बात आती है तो हर आदमी उससे बचने की कोशिश करता है, और यही प्रॉब्लम की जड़ है। आपकी ड्यूटी, आप काम करो, आप चार्जशीट फाइल करनी है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है, बाद की चीज है। अच्छा, इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोर्ट की गलती है या पुलिस की गलती है। रीजन बीइंग कि हमारी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की वो बहुत कम है। एक एरिया में अगर पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ आप देखोगे, 1980s में एक स्ट्रेंथ सैंक्शन होती है, कहते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में 100 पुलिस वाले डिप्लॉय होने चाहिए। आज 2024 में वो जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो आज सेम है, जबकि पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ गई है। और डिप्लॉयमेंट में अगर आप देखोगे तो 100 की जगह 80 पुलिस वाले काम कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिग वर्कलोड। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी एक चैलेंज है और एग्जीक्यूशन लेवल पे भी एक चैलेंज है, और जो लॉ के लिटिगेशन उसमें चैलेंज है वो तो है ही। सो पुलिस इज आल्सो अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम। पुलिस इज नॉट बेसिकली अ विक्टिम, मैं नहीं मानता हूँ। आपने वो पुलिस की जो ड्यूटी जो ज्वाइन की है, आपने एक सोच समझ के काम किया कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, तो आपको वो बर्डन लेने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल की डेट में आप बोल दो कि जी हमारे बस का नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सिस्टमेटिक जो आपका करप्शन है जो चल रहा है, सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बेसिकली दैट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल। कैसे? पुलिस के पास डिप्लॉयमेंट कम है, तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की लिमिट है कि वो कितना इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इस वजह से आपकी इन्वेस्टिगेशन डिले होती है। इसी वजह से जो केसेस हैं आपके वो बढ़ते चले जाते हैं और एक बार में बहुत सारी चार्जशीट फाइल हो जाती है। दूसरा, आपके जो कोर्ट है, कोर्ट भी नंबर ऑफ कोर्ट्स आर वेरी लेस, तो आपके बहुत सारे पुलिस स्टेशन से बहुत सारे केसेस वहां डंप होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो फिर वो केसेस चलते हैं। अब एक कोर्ट के अंदर अगर 6000 केसेस पेंडिंग है तो आपको डेट जो है वो लंबी मिलेगी। ठीक है, अगर आपको डेट लंबी मिल रही है, 8 महीने 9 महीने की डेट मिल रही है किसी केस में, तो उस 8-9 महीने में ऐसा तो है नहीं कि नए केसेस नहीं आएंगे, वो आते चले जाएंगे। आपका डिस्पोजल कितना है? एक दिन में एक जज के पास अगर 112, 115, 150 केस लगे हुए हैं, तो आप 10 बजे जज साहब बैठते हैं,
5 बजे तक उनको बैठना है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, 1 से 1:30 बजे उनकी जो है मान लीजिए लंच टाइम है, तो 3.5 घंटे पहले बैठेंगे और उसके बाद 1:30 बजे से अगर 5 बजे तक बैठना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3.5 घंटे और बैठना पड़ेगा। तो टोटल 7-8 घंटे का काम हुआ, 8 घंटे का काम हुआ। 8 घंटे में कितने मिनट हुए? 480। ठीक, 150 केस लगे हुए आपके पास, पर केस कितना टाइम मिला? 3 मिनट। 3 मिनट मिले, ठीक है, गिव एंड टेक। अब उस 3 मिनट के काम के अंदर आप ये सोचो कि आपको फाइल उठ के आएगी, मैटर कॉल होगा, बाहर से पार्टी जो, क्योंकि सारे लोग तो 150, 200, 300 लोग नहीं आ सकता ना कोर्ट में, बाहर खड़े होते हैं, वो उनमें से लोग कंसर्न पार्टी अंदर आएगी, कंसर्न लॉयर अंदर आएगी, 2 पार्टी हैं, 2 लॉयर्स हैं, पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा। उसके बाद ये तो सेपरेटली चल रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें एविडेंस होना है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है एक एक करके। बैठेगा एक आदमी, एक लाइन बोलेगा, वो टाइप होगी, फिर वो दूसरी लाइन बोलेगा, फिर टाइप होगी, फिर तीसरी लाइन बोलेगा, फिर टाइप होगी। ये आपका एग्जामिनेशन इन चीफ है। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, टाइप होगा, वो एविडेंस भी करवाना है। जब तक एविडेंस कंप्लीट नहीं हुआ तब तक जजमेंट नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपको सारे केस की फाइल पढ़नी है। केस फाइल पढ़ने के बाद आपको उसकी जो जजमेंट है वो लिखवानी है, डिक्टेट करनी है, फिर चेक करनी है कि ठीक है गलत है, फिर दोबारा अमेंड करवाना है, उसको चेंज करना है, उसके बाद वो फाइनल होगी। उसके बाद आपको ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करनी है। तो अगर आपको एक केस को सुनने के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं तो आप सोचो कि आप एक केस को कितने साल में डिसाइड करोगे? कोई आइडिया नहीं सर। इसी वजह से केसेस 25-25 साल चलते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक फेलियर है ये। आप एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मान लीजिए आप पुलिस को भी, हम देखो मैं ही नहीं कहता हूँ सारी गलती पुलिस की है, क्योंकि एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, चाहे आप सिस्टम में हो चाहे सिस्टम के बाहर हो, एवरी जज इज ए ह्यूमन बीइंग। उसकी एक लिमिट है काम करने की। आप 3 घंटे अगर एक बुक पढ़ने बैठ जाते हो तो 3.5 घंटे बाद आप उस पर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। आप हॉलीवुड का ना एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि हम मूवी बनाते हैं 90 मिनट से ऊपर की मूवी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बॉलीवुड की मूवी 3 घंटे की, 4 घंटे की, हॉलीवुड की मूवी 90 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं होती? अटेंशन स्पैन। आपका दिमाग किसी एक चीज पे एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता, एग्जॉस्ट हो जाओगे। बट वहां बैठ के काम करना है, क्लरिकल जॉब है, करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट द केस, व्हिच अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। और इसी वजह से हम जैसे लोग, जो कॉमन लोग हैं, जो बेसिकली बाहर बैठे हुए, जिनको लॉ के बारे में नहीं पता, खैर हम लॉयर्स की बात नहीं, हो तो रोज ही जाना है, हमारी ड्यूटी कोर्ट को असिस्ट करने की। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो गरीब आदमी है, उनको नहीं पता हो तो कहते न्याय मिलेगा ही नहीं। कैसे मिल जाएगा न्याय? आपको न्याय मिलना है आज, मिल रहा है आपको 15 साल बाद, तो आपके लिए उस न्याय की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। जितने नंबर ऑफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे होंगे, उतने नंबर ऑफ केसेस में से मेजॉरिटी जो है अपील में हाई कोर्ट तक जाएंगे, वही सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ लिमिटेड है, डिवीजन बेंच बैठती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठते हैं, इसमें 3-5 जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के साथ भी ऐसा है, कुछ डिवीजन बेंच है, कुछ सिंगल बेंच है। वो कितने केसेस सुन लेंगे, कितने डिसाइड कर लेंगे, कितने कर लेंगे? लिमिट है ना। अगर 30% केसेस भी सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक आ रहे हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल से, तो ऊपर इतना ओवर क्राउडेड सिस्टम तैयार हो जाता है कि आप यू कांट कोप अप। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज 20 साल पुरानी अपील आज भी पेंडिंग मिल जाएगी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि आपको जो 10 साल पुराने केसेस हैं, 15 साल पुराने केसेस हैं, आपकी इनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आपने कितने केसेस कब खत्म किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल से वो हाई कोर्ट जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट डाटा जाता है, और ये प्रेशर रहता है कि आपको केसेस ज्यादा से ज्यादा डिस्पोज ऑफ करने हैं, ज्यादा से ज्यादा केसेस खत्म करने हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो फेलियर है, जो प्रॉब्लम आती है, वो आता है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड। आपने बहुत जल्दी में वो डिसीजन ले लिए बहुत बार जो नहीं लेने चाहिए थे। और अगर इफ इट वाज अ केस ऑफ एक्विटल और आपने जल्दी में कन्विक्शन कर दिया, अगेन दिस केस विल गो टू हाई कोर्ट, अगेन दिस केस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। आपका वर्क लोड जो है वो कम नहीं होगा। आप कितना ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर तो चलता ही रहेगा, ट्रांसफर तो पहले भी होता था, बट आप जल्दीबाजी में गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो। एक किसी आदमी के, आप सोच के देखो, चलो एक इनोसेंट आदमी के अगेंस्ट कोई केस हो जाता है, बी इट फॉल्स के, मतलब कोई भी एलिगेशन लगी, पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या होगा? केस चल रहा है, आपके अगेंस्ट 5 साल केस चल रहा है। क्या आप उस इनोसेंट आदमी को ये एक्सपेक्टेशन दे सकते हो, या उसको हो सकती है कि मुझे इसमें जेल होगी? और अगर उसको जेल हो गई और उसको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया,
तो उसका उस सिस्टम में कितना विश्वास रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी फैमिली का कितना विश्वास रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप यू आर क्रिएटिंग अ ब्रीड, बेसिकली breed of people who have no faith in the system. And they will take things in their own hands, at one point or the other. They might or might not take, but they will try to stay away from the system. और जब तक आप कोर्ट से दूर रहेंगे तब तक आप अपने राइट्स इन्फोर्स नहीं कर सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस विल लीड टू एनार्की टुडे और टुमारो। So there is a big need to change a lot of things in the criminal justice system. Big need, जो कि नए वाले कानून से होनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। आपका अभी तक का सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा रहा है? डिफिकल्ट केस फ्रैंकली बताऊं तो केस डिफिकल्ट वो था जिसमें मैंने किसी की बेल करवाई और उन्होंने कुछ कमिट किया था, बहुत अच्छी फीस देनी थी, वो फीस थी बिना गोली हो गए। That was the most. It was like 5-6 years back. There was a person in New York. His wife was proclaimed offender because कोई 420 का केस था. She came to India. She was arrested at the airport. LOC खुली हुई थी, तो लुकआउट नोटिस की वजह से अरेस्ट हो गई। उसकी बेल नहीं हो रही थी, तो दैट पर्सन कॉल्ड मी कि मेरी वाइफ को कैसे भी करके इनको बेल करवाओ। तो वी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब, उनकी बेल करवाई और बेल होने के बाद मतलब वी वर्कड आउट रियली हार्ड इन दैट केस एंड ही कमिटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस कि भाई हम आपको ये चीज देंगे। एज सून एज शी वाज बेल्ड आउट, तो शी वेंट टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली एंड शी फ्लू अवे। वेरी नेक्स्ट डे दैट पर्सन स्टॉप पिकिंग आवर कॉल स्ट्रेट अवे। तो किसी भी लॉयर के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है। अदरवाइज अगर देखा जाए सबसे डिफिकल्ट केस वो होता है किसी लॉयर के लिए जिसमें आपको पता है कि इस आदमी ने कुछ नहीं किया, स्टिल ही इज फेसिंग हैरेसमेंट। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अ क्रिमिनल लॉयर टू एक्चुअली रिप्रेजेंट एन इनोसेंट पर्सन। अगर सच में बेगुनाह है उसका केस आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वो कॉन्शियसली, एथिकली, मॉरली, सबकॉन्शियसली it will actually be a toll on your health and your entire thing, mental health and everything. फिल्मों में सर बहुत देखा हमने कि विटनेस के साथ टेम्परिंग हो जाती है, एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो जाती है। और दृश्यम में अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली एक फिल्म है जिसने क्रिमिनल सिस्टम के बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया है हाल फिलहाल के समय में। आपको कितना लगता है कि जो दृश्यम फिल्म में दिखाया गया है कि एविडेंस के साथ इतनी टैंपरिंग हुई कि हॉस्पिटल में घुस के उसने बॉडी बदल दी, सब कुछ हो गया, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? देखो, पहली बात तो मूवीज तो फिक्शनल है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से आती है रियल लाइफ सिचुएशन से। अच्छा। इफ यू इमेजिन समथिंग, तो कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस एंटायर वर्ल्ड। कभी राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि हम प्लेन उड़ाएंगे, तो उन्होंने मोटिवेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से, पुरानी किसी ग्रंथ से कहीं से ली होगी। हमारे यहाँ रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन फैक्टर होता है। देखो, अल्टीमेटली क्या है कि ये चीज अगेन कम्स टू द सेम थिंग कि आप प्रूव क्या करते हो, उस पर फर्क पड़ता है चीजों का। देयर वाज, लेट्स से, दिस पर्सन हु कमिटेड अ क्राइम इन द सेंस ही गोस एट सम प्लेस, ही मर्डर्स समबडी एंड पुलिस कहती है कि इसने क्राइम किया है, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसकी मोबाइल टावर लोकेशन किसी दूसरी स्टेट की थी। उस जिस गाड़ी से वो गया था उसके पास टोल की पर्चियां थी या बस की या ट्रेन की टिकट थी वहां की, कि मैं वहां था और मैं इस ट्रेन से वहां गया हुआ था, और वहां के लोकल लोग भी बोलते हैं कि इस डेट को ये यहाँ था, लेट्स से। एंड कल आपको पता लगता है कि इट वाज एवरीथिंग वाज प्लान्ड। जैसे दृश्यम की आप बात कर रहे हो, दृश्यम वाज मोर ऑफ बेसिकली बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन कि पुलिस प्रूव नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टिगेशन लूपहोल्स उसने, आदमी ने जितना यूज कर सकता था उतना किया, कि दूसरे आदमी को सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में डाल दिया कि मैं उस दिन आया था, देखो मैं उस दिन आया था, हम देखने के लिए गए थे, वो पूरी फैमिली के साथ थे। आपने ऐसा कोई केस देखा है अपने नॉलेज में कि कोई जानबूझ के बंदा ही स्मार्ट निकला की कोशिश कर रहा है? यार, मैं बेसिकली आपको ना ऑन रिकॉर्ड ये डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। केसेस होते हैं जिसमें लोग करते हैं इस तरह की चीजें, बट बिकॉज ऑफ लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज आई कांट टॉक अबाउट इट। बट इंटरनेट से पढ़ के ये पॉसिबल है कि आप एक लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को चैलेंज कर दो और बिल्कुल मतलब सर पे खड़ा कर दो उसको? इंटरनेट से कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट से बेसिकली, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है,
जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं देखोगे तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप इंटरनेट से आप बॉम्ब बनाना तो सीख जाओगे, लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो इंटरनेट इज बेसिकली समंदर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन उस जब तक आप प्रैक्टिकल उस काम को नहीं कर लोगे, आप इंटरनेट पे दे रखा थी कि आप अपना खुद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर लोगे नहीं कर सकते यार, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बाईपास सर्जरी देखनी है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि बाईपास सर्जरी ऐसी होती है, यहाँ से काटना होता है, इसका ध्यान रखना होता है, बट वी कांट डू इट प्रैक्टिकली। तो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट की ही होती है, यू कांट रिप्लेस दैट विद देयर एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट हैंड्स। तो जहां तक बात आती है सिस्टम को आपको ड्यूप करने की, तो सिस्टम में लूप होल्स इतने हैं कि उसको ड्यूप करना इज क्वाइट इजी, स्पेशली आईटी को लेकर अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, आप ढूंढ ही नहीं सकते कि उस आदमी को जिसने वो स्कैम किया है, कैसे ढूंढोगे? इवन दो अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर अकाउंट वेंट टू somebody else's अकाउंट, वहां से वो 7 लेयर 8 लेयर पे ट्रांसफर होता चला गया, कहीं कैश निकला, कहीं क्रिप्टो में चला गया, या फिर आपके पैसे से क्रिप्टो ले ली गई, कोई भी बिटकॉइन वगैरह ले लिया और वो एनोनिमसली ट्रांसफर हो रहा है। हाउ वुड यू ट्रेस दैट? तो सिस्टम को ड्यूप करना इज क्वाइट इजी, अगर बशर्ते कि आपका वो इंटेंट हो। लेकिन बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो दृश्यम की तरह ड्यूप करने की सोचते हैं। इन दैट मूवी दैट वाज अ सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको करना पड़ा। उसके बाद उसने हर वो काम किया जो वो खुद को बचने के लिए कर सकता था। अगर प्रैक्टिकली सच में ये सिचुएशन हो, सच में इस तरह की चीजें जो हैं, और तो हो सकता है कि चार्जशीट भी फाइल ना हो, दैट कुड बी अ रियल स्टोरी। बट जहां तक मुझे ध्यान है तो दृश्यम की जो सिचुएशन है, जो उसकी स्टोरी है, that was also inspired by some real life event, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो डीप तो हो सकता है सिस्टम, बट उसके लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। आपने अपने वर्क प्रोफाइल में काफी सारे क्रिमिनल्स के साथ बात करा हुआ है, आपको कभी डर लगा? डर, हाँ, शुरू में देयर वाज दिस सिचुएशन कि हमारे क्लाइंट है, उनकी गाड़ी जो है दैट वाज जगुआर, किसी बंदे को दी उन्होंने गाड़ी बेचने के लिए, एंड बेचने के लिए जब दी तो उसने अपने पास गाड़ी ना रख के किसी गैंगस्टर के पास वो गाड़ी रखवा दी 10-15 लाख रुपए लेके, और फिर गायब हो गया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, तो पता लगा, हमने पुलिस में कंप्लेंट डाली। हमने पुलिस में कंप्लेंट डाली तो हम ट्रेस करते हुए गए कि भाई वहाँ होंगे तो बैठ के बात कर लेंगे, किसी के पास होगी, कोई कॉमन सा आदमी होगा, या पुलिस वाले रिकवर करके ले आएंगे। वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि चले अंदर आके बैठ के बात करते हैं। हम गए तो दिस वाज लाइक 10 by 10 रूम, उसमें 8-10 लोग बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, और एवरीबडी हैड अ रिवॉल्वर, सारे गैंगस्टर थे। जैसे तैसे करके उन्होंने बोला जी क्यों आए हो, बताइए, गाड़ी लेने के लिए आए हो। ठीक है, फिर तो हिम्मत है तो ले जाओ। आप सोचिए कि अगर 8 लोग हैं, आपको पता है कि ये गैंगस्टर है, आप वहाँ बैठे हो और फिर आप कहते हो कि यार गाड़ी हिम्मत है तो ले जाओ। लेकिन 2-3 घंटे बात करने के बाद हमने गाड़ी भी ली, चाबी भी ली, हम लेके अपने पास आए, ऑफिस के नीचे 3-4 दिन खड़ी भी रखी कि भाई अगर तुम्हें वापस चाहिए तो आपस में सेटलमेंट कर लो। बाद में हमने उसके जो राइटफुल ओनर थे उनको वो दे दी गाड़ी, बिकॉज बेसिकली दैट वाज नॉट बेसिकली क्लाइंट, एक फ्रेंड ऑफ माइन, जाना जरूरी था, अदरवाइज तो जाने का मतलब ही नहीं बनता कि भाई जब खुद रिकवर कर ले, कोर्ट से करवा ले। तो एक बार को लगा था कि यार 8-10 लोग बैठे हुए हैं, सब गैंगस्टर हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट में इनमें से 1-2 जने हमने पंटर देखे हैं, तो एक बार को तो लगता है यार हम वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लेकिन फिर ये जब समझ में आता है कि यू हैव सर्टेन रेपुटेशन, और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से फोन करके पूछा होगा कि कौन है, तो पता लगा बाद में उनके जो गैंगस्टर बड़ा था वो वापस भी आया था। ही सेड कि मेरे सारे केसेस आप और मेरे जितने भी हैं 300-400 लड़के हैं, उनके केसेस आप कर लीजिए। तो आई सेड नो, कि भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोग फीस दोगे तो इसलिए मैंने मना कर दिया। बट एक बार को लगा, बाद में नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डर लगेगा। When you know that you are the person they need more, मुझे बेसिकली उनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी उनको मेरी जरूरत है। कभी ऐसा हुआ है कि 2 वकील हैं और 2 पार्टीज हैं, आपस में केस किया हुआ लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ फ्यूड हुआ और अब ये वाला वकील ये वाली पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वकील ये वाली पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, लीगली दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग कि हमारा एक एडवोकेट्स एक्ट है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर मैं कभी आपके लिए किसी भी केस में रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर एनी रीजन, यू बिकम माई क्लाइंट, आई कैन नॉट टेक ब्रीफ अगेंस्ट यू।
अच्छा, कभी नहीं कर सकता कभी भी मैं उस केस में, मतलब एथिकली आई एम नॉट अलाउड। उस केस में सेम केस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कि भाई आप क्रॉस में कर लोगे। अगर आपकी कंप्लेंट हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, ओके आपकी प्रैक्टिस जो है खत्म हो सकती है। Okay. दैट इज अ बिग मिसकंडक्ट। ओके तो ये नहीं होता है। अगर किसी दूसरे केस में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, देयर इज सम डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ केस, तो जनरली एज ए गुड लॉयर मुझे आपसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं इस केस में रिप्रेजेंट होना चाहता हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल केसेस में देयर आर मोर देन वन अक्यूज्ड। मैंने एक अक्यूज को रिप्रेजेंट किया, उसकी बेल हो गई या उसका एक्विटल हो रहा है, वो फॉर एनी रीजन, या क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, और बाकी लोगों को लगता है कि यार ही इज अ गुड लॉयर, ही शुड रिप्रेजेंट अस। लेकिन मेरा केस उनके थोड़ा एंटी है। मतलब मुझे अपना जो बेसिकली बर्डन है या मेरी जो कहते हैं मैलिस है, मुझे पता है कि बाकी लोगों की तरफ जा रही है, कि आई वाज नॉट द वन, हो सकता है कोई दूसरा हो, एंड दे से कि नहीं आप हमें रिप्रेजेंट करो। तो इन दैट सिचुएशन एज अ प्रूडेंट लॉयर आई कैन रिप्रेजेंट ऑल द अक्यूज्ड इन अ केस, लेकिन दैट वुड बी प्रूडेंट कि आई शुड गेट एन एनओसी और कंसेंट फ्रॉम द मेन अक्यूज या जो मेरा क्लाइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉयर ये बोलेगा कि भाई मैं दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर लूंगा अगर तू मुझे फीस नहीं देगा, तो दैट इज लीगली नॉट पॉसिबल, दैट इज एथिकली नॉट अलाउड, दैट इज मॉरली रॉन्ग, और साथ में लीगली दैट विल डीबार दैट एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एनीमोर। ओके, तो ये नहीं हो सकता। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था कुछ साल पहले, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। मीडिया भी अंदर कोर्ट हाउस में आ गई और सब पूरा केस चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे क्लिप्स काट काट के देख रहे हैं और न्यूज बनाए जा रहे हैं। क्या इस केस में अगर, क्या इंडिया में अगर ऐसा हो तो डिफेमेशन के केस हो सकते हैं मीडिया पे, या फिर जो भी लोग ये सब परपेट्रेशन कर रहे हैं? देखो, मीडिया इज बेसिकली फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो बेटर देन माई सेल्फ। वो अमेरिकन सिस्टम है जहाँ पे कोर्ट के अंदर में मीडिया इज अलाउड डायरेक्टली विद कैमरा एंड स्टफ। यहाँ पे मीडिया का रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है कि वो उनके बंदे जाते हैं, वो टेक्स्ट करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं बैठे बैठे पीछे कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, जज साहब ने ये बोला, ऑल्दो दैट माइट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर। दूसरा, मीडिया के ऊपर डिफेमेशन का जो केस है वो दैट कैन ओनली बी प्रूव्ड and that can only create a liability when there is a malice at the part of the publishing house or that media person. क्यों? क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये डिफेमेटरी कोई चीज है या which is false and you are still reporting that, और उसके बाद सामने वाला आपको बोलता है कि you should stop from doing that, तो आप नहीं रुकते हो, तो आप you might be considered liable under the defamation laws. इसके अलावा जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई केस कर दिया, if there is a court proceeding, तो आप उस कोर्ट प्रोसीडिंग में कुछ बोल देते हो, कुछ लिख देते हो, उसकी वजह से आपको डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं कर सकते हैं। आप एफआईआर किसी के अगेंस्ट कर दो कल की डेट में, बोले मानहानि करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी तीसरी जगह पे यूज करते हो, आउट ऑफ कोर्ट कोई चीज बोल देते हो, दैट माइट कम अंडर डिफेमेशन। कोर्ट के अंदर दी हुई स्टेटमेंट डज नॉट मेक यू लायबल फॉर मानहानि, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप वहाँ झूठ बोलोगे अगर कोर्ट में, तो यू माइट बी लायबल फॉर परजरी, कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया, बट नॉट फॉर डिफेमेशन। कोर्ट के अंदर यू शुड बी ट्रूथफुल। अगर डिफेमेशन से बच के अगर कोई चीज बोलनी है तो आप कोर्ट में सच कभी बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो गलत बोलोगे तो आपको दूसरी तरह से जो है पनिशमेंट मिलेगी, बट यू कांट क्लेम कंपनसेशन। दैट वाज बेसिकली अ हाईलाइटेड डोमेस्टिक वायलेंस इशू, जॉनी डेप एंड एम्बर वाला, और उसमें आई वाज सो बेसिकली एक्साइटेड टू सी कि Johnny Depp maintained his calm for the entire trial, and because he knew that he was able to prove his side of the story. उसको पता था कि मेरे पास सारी चीजें हैं। इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले इश्यूज हैं उसमें फैमिलीज की लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। आप कोर्ट के बाहर भी लड़ाई हो जाती है, परिवार के लोग भी आपस में एक दूसरे पे हाथापाई कर लेते हैं। आप ध्यान रखना, कोर्ट के अंदर अगर सबसे ज्यादा शोर कहीं होगा तो वो फैमिली कोर्ट और महिला कोर्ट के बाहर होगा। बाकी सारे क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में साइलेंस बहुत अच्छा मेंटेन होता है, बाकी चिक चिक वही मिलेगी आपको। एज फार एज डेफेमेशन इज कंसिडर्ड, तो डेफेमेशन बेसिकली मीडिया के अगेंस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को रिपोर्ट करो और कल की डेट में कोई आपसे 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन मांग ले, मांगता तो मांगता रहे भाई। इफ इट इज फॉल्स, स्टिल रिपोर्टिंग इट विद द नॉलेज, विद द इंटेंट, ओनली दैट। विकास जी, आपने हमें जो अपना समय दिया है उसके लिए आई कैन से थैंक यू, एंड फॉर ऑल द नॉलेज यू शेयर्ड, जो आपने ज्ञान बांटा है उसके लिए तो लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी इनडेटेड टू यू फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ।
जब तक ये वाले कानून रहते हैं और जब तक ये न्याय संहिता रहती है, और इवन आई मीन द काइंड ऑफ नुआंसेस जो आपने शेयर किए हैं अपने केस हिस्ट्री से और अपने नॉलेज से, इज देयर एनीथिंग जो कि आप शेयर करना चाहते हो फॉर एवरीबॉडी अबाउट देयर ट्रस्ट इन लॉ एंड अबाउट देयर ट्रस्ट इन लॉयर्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो आपने ये वकील हाजिर हो जो शुरू किया है, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। एटलीस्ट पीपल शुड नो व्हाट आर द टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ। मैं हर आदमी को सेम ही सलाह देता हूँ कि बी विजिलेंट, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, and whenever you are in a situation or you trying to get into a situation or you have the apprehension that you will get into this kind of situation, always think about collecting evidence. Retaliation की बजाय आपको evidence collect करना ज़्यादा ज़रूरी है, because कोर्ट में आपके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा except self preservation and the evidences in your favor, nothing more, nothing less. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. Thank you for inviting me again. वकील हाजिरों पे हमारे साथ थे विकास नागवान जी, शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिमिनल लॉ, और हमारे साथ उन्होंने बांटा एक मतलब क्रिमिनल लॉ का जीवन भर का ज्ञान। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने 8000 केसेस अपने वर्क करियर में अभी तक डील करे, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो काउंट नहीं रख रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर देयर इज अ रिकॉर्ड फॉर यू सर इन द बुक्स, एंड वी विल मेक श्योर कि जब भी एपिसोड आता है we do get in touch with people who maintain these records, and we do talk about you. Definitely. Thank you so much. All right, Thank you.